गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि नीट एग्जाम द्वारा से कंडक्ट करा रही है एनटीए। ठीक है, 21 जून को उसका पेपर द्वारा से होना है। ठीक है, और इसके बाद आप जानते हो कि ऑनलाइन हो जाएगी अगली साल से। तो शायद हो सकता है कि आपके लिए राहत की सांस हो, घोटाला कम होगा। बट हमें उन चीज़ों से नहीं लेना देना है, हमें उसमें नहीं जाना है। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके लिए ये 1 महीने का जो टाइम मिला है उसमें मैं फिजिक्स के मेन टॉपिक का रिवीजन करा दूं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे को आती है, उसका रिवीजन करा दूं। पूरी फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन कराने की मैं कोशिश करूंगा, अगर हो पाएगी तो। ठीक है, कोशिश मैं पूरी करूंगा, लेकिन देखते हैं। सबसे पहले हम कवर ये करेंगे कि मेन टॉपिक कवर हो जाए आपके। ठीक है ना। तो उसके लिए पूरी फिजिक्स को जल्दी से समझने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझना है, जिसका नाम है बेसिक मैथ इन फिजिक्स। हमें बेसिक मैथ जरूर आना चाहिए फिजिक्स के अंदर। नीट वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनसे मैथ हट जाता है। मैथ सब्जेक्ट जो है वो 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, 10th क्लास तक पढ़ते हैं। तो 10th क्लास के बाद मैथ उसके जीवन से हट जाता है। तो मैथ की जो कैलकुलेशन है उनमें उनका हाथ थोड़ा ढीला रहता है, सोच नहीं पाते हैं कि इसमें मैथ लग रहा है। तो इसलिए फिजिक्स सब्जेक्ट उन्हें टफ लगने लगता है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए मैथ का आना जरूरी है बेटा, है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक मैथ इन फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो आज की जो क्लास रहेगी बेसिक मैथ इन फिजिक्स से रिलेट रहेगी, थोड़ी लंबी रहेगी। तो बने रहना, एक ही दिन में एक टॉपिक खत्म किया करेंगे। जैसे आज मैं ये खत्म करूंगा तो कल मैं काइनेमेटिक्स उठाऊं या यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस उठाऊंगा तो पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो 30 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो बने रहना बेटा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडिया आप सबको 11 और 12th क्लास, सॉरी 10th क्लास में सबको आइडिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है। हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है जनरल फॉर्म बेटा? जनरल फॉर्म होता है सर ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल टू जी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान बी एक्स प्लस सी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है कि एक्स पे पावर स्क्वायर, यानी इसकी पावर 2 होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे पैराबोलिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअली में। ठीक है ना। तो अपन बात की बात करेंगे, जिसमें ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। ठीक है, तो इस बात का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान इससे है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि मैथ का एक रूल होता है कि किसी इक्वेशन में जितनी पावर होगी, यानी जितनी पावर की इक्वेशन होगी, जैसे क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, तो उतनी उसके सॉल्यूशन आएंगे। अगर 2 पावर की तो 2 सॉल्यूशन, 3 पावर की तो 3 सॉल्यूशन, 4 पावर की तो 4 सॉल्यूशन, 5 पावर की तो 5 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इमेजिनरी और रियल कुछ भी हो सकते हैं। इमेजिनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है और रियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। इमेजिनरी सॉल्यूशन मींस हो गया इमेजिनरी नंबर आंसर आएगा। ठीक है, रियल सॉल्यूशन मींस रियल नंबर आंसर आएंगे, ये मतलब होता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन, है ना। इट हैज 2 सॉल्यूशन, और 2 सॉल्यूशन का मैं नाम दे रहा हूं अल्फा और बीटा। ये नाम दे दिए मैंने, अल्फा एंड बीटा। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रूट्स। रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब सर रूट्स ऑफ इक्वेशन तो हमें पता लग गया, लेकिन बट ये रूट आएंगे कैसे? ठीक है, तो ये रूट लाने के लिए, है ना, ये रूट लाने के लिए, है ना, फॉर फाइंडिंग रूट, फॉर फाइंडिंग रूट, सॉल्व, सॉल्व, है ना, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात आती है सर सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के एक्चुअली में इसके 3 मेथड होते हैं, है ना। मेथड मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कितने मेथड होते हैं? 3। मैं नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबको याद होगा, अपने मन में बोल लेना। सर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मेथड क्या होता है, फॉर्मूला के बाद दूसरा मेथड आता है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये सब आपने सीखा होगा, ठीक है। और थर्ड मेथड जो होता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो हम मैथ की क्लास तो ले नहीं रहे हैं कि हम मैथ में ये सारे चीज सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक मेथड कोई तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। आप तो फॉर्मूला मेथड पर फोकस करें, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं वो फॉर्मूला मेथड पर फोकस करें, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी फॉर्मूला में, ठीक है। फॉर्मूला में केवल एक ही जगह दिक्कत आएगी, अगर आप रूट लेने में दिक्कत करोगे तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। अगर रूट्स आपको लेना मतलब अंडर रूट याद है, कभी कभी क्या होता है कि रूट्स नहीं आते तो उसके फैक्टराइजेशन करके रूट निकालने होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे क्लास में जाना होगा, लेकिन इतना टफ नहीं आता है फिजिक्स में, क्योंकि हम एक्चुअली में मैथ फिजिक्स में ऐसे नहीं लगा रहे कि मैथ आना चाहिए, फिजिक्स में ऐसे लगा रहे हैं कि थोड़ी बहुत इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो जैसा अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। अच्छा थोड़ा सा और बता दूं आपको, अब इसमें अल्फा जो होता है आप देख रहे हो यहाँ पर, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप माइनस वाले को भी अल्फा कह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमने एक प्लस माइनस है ना, तो दो आंसर आएंगे ना, आप कह रहे हैं मैंने बोला ना दो आंसर आएंगे, तो एक प्लस लेके आएगा और एक माइनस लेके आएगा। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कहते हैं। अब ध्यान से देखना था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं अल्फा प्लस बीटा, आप घर पे बैठ के ऐड करना, जब मैं ऐड करूंगा तो कट जाएगा तो जो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस b बाई ए आ गया। तो आप इसे कैसे याद करोगे, माइनस b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से याद करना है। अगर मैं इनका इंटू करूं अल्फा इंटू बीटा करूं, दोनों को इंटू करूंगा तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस देखो a पूरा a मान लो इसको प्लस b और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस और अंडर रूट हट जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4ac और नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो c बाई ए, ये आएगा, घर पे करके देखना है ना, और नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, सीधा याद होना चाहिए, लेकिन इसका यूज जनरली नहीं है, हमें तो सॉल्व करना है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपको रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ। तो इस तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, रूट रियल है कि इमेजिनरी, वो ये वाली अंदर की क्वांटिटी डिसाइड करेगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यही डिसाइड करेगा आपका रूट रियल है कि इमेजिनरी है। तो डी की वैल्यू कितनी पॉसिबल है सर, डी की 0 पॉसिबल है, ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, और लेस देन 0 पॉसिबल है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, और डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स। यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उन्हें इमेजिनरी रूट्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके काम आएगा, ठीक है, एनालिसिस करने में, ग्राफिकल एनालिसिस करने में काम आएगा आपको, है ना। क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या फिर फिजिक्स लगा के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है तो हम एनालिसिस करेंगे, जैसे भी और एस में रिलेशन आ जाए, भी और एच में रिलेशन आ जाए, तो इस तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे कि रूट के हिसाब से कि रियल है कि इमेजिनरी है। तो इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स बता दिया है। थोड़ा सा मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर दूं, अच्छा ये तो होगा नहीं, ठीक
ठीक है, तो एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मैंने रूट्स का आइडिया दे दिया आपको। मैं आपको ना तो फैक्टराइजेशन मेथड समझाने वाला हूँ, आप तो केवल एक मेथड फोकस करो, मैं तो सॉल्व करना आना चाहिए, फास्ट सॉल्व हो जाता है उससे, दिमाग नहीं लगाता। और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या बता रहा है कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं कि इमेजिनरी, बस इतनी सी बात नीट वाले बच्चों को याद रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 1% ही नहीं सोचना है कि याद रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड रूट्स, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, एक पहले सेव कर लूँ बेटा, थोड़ा सा रुकना, हाँ बेसिक में इन फिजिक्स नीट। चल, अब इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दो क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही वाला कर लेते हैं पहला ही, फर्स्ट, और हमें यही पता लग जाएगा इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है कि इमेजिनरी है, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। पहली बार है, थोड़ा टाइम ले रहा है सेव होने में। चल, हो गया, है ना। ये क्वेश्चन 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर ax² माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर माइंड में चलना चाहिए, तो मैं ओनली दिखा रहा हूँ, a इक्वल टू 2 हो गया, एक्स इक्वल बी है, बी इक्वल टू -1 हो गया, और सी इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब बस सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वहां इतना नहीं करना है भाई, डायरेक्ट करना है, ध्यान रखना है ना, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि फॉर्मूला माइनस बी की जगह -1 अंडर रूट बी की जगह -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 10 मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप फालतू की ट्रिक ब्रिक मत देखना, एक मेथड आता है, ये थोड़ी ना कि पूरा क्वालिफिकेशन नहीं भरा होगा पेपर में, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर 1, 3 4 जा 12 प्लस का 12 2 जा 24, देखो ये आया 2 2 जा 4। अब इतना तो सबको आता ही है कि 24 और 1 25, तो क्या आएगा 5 रूट आएगा उसका, है ना। 25 का रूट कितना होता है 5। अब देखो प्लस माइनस आ रहा है, तो प्लस लेने पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस 5/4, तो 6/4, 2 3 या 6, 2/4, यानी क्या 3/2, क्या आंसर आ गया, रियल आया है 3/2, और ये दोनों ही रियल रूट है। माइनस लेंगे तो क्या आ रहा है 1 माइनस 5/4 माइनस 4/4, और ये आ गया -1। ठीक है, तो कार्टेशियन की जरूरत तो आपको बहुत बार पड़ेगी, अगर इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो वो भी उससे भी हो जाता है, तो मैं एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से और कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड छोड़ दो, ठीक है ना, थोड़ा लेंदी जाता है, और दूसरी बात यह है कि वो जरूरत नहीं है आपको उसकी। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक नंबर मिलेगा, देखो 2 3 जा -6, एक नंबर मिला -6, ठीक है, या उसे साइन मत लो, +6 ले लो, है ना, साइन लेने की जरूरत नहीं है, -6 तो इसलिए ले रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, ठीक है, और 6 के फैक्टर करते हैं फिर, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब आपके पास कितने नंबर हैं, आपके पास 3 नंबर हैं, 2 3 1, इनका यूज करके 2 नंबर बनाने हैं, ये 3 नंबर का यूज करके 2 नंबर बनाने हैं ऐसे, जिससे कि उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आए, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट आए, और मल्टीप्लाई करो तो यही आए, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ क्या है -1, तो -1 कैसे आएगा 3 - 2, तो 3 - 2 करें कि 2 - 3 करें, 2 - 3, तो -3x प्लस 2x। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे -3 2 -6 आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये फैक्टर हो गए, x बाहर ले लिया यहाँ से, तो कितना बचा 2x - 3। अब जैसा ये बनाया ऐसे यहाँ बनेगा, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 1, 2x - 3, ठीक है, तो 2x - 3 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x + 1,
और आप आराम से देख पा रहे हो 2 फैक्टर हो गए, इसलिए से फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, लास्ट में जाके फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, नहीं डाउट। तो ये इसका स्टेप है। क्या, फिर से दोबारा सुन लो, जिसको नहीं आता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, या 2 नंबर हो सकते हैं, 1 नंबर हो सकता है, तो उन सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई करके 2 नंबर बनाने हैं, ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिससे कि उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स का कोएफिशिएंट मिल जाए विद साइन, और इनटू करें तो क्या मिले, जो इनटू किया मतलब उनका इनटू करें तो वही मिलना चाहिए जिसके हमने फैक्टर किए हैं, तो मिलेगा मिलेगा जब फैक्टर से, तो उसको चेक करनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 फैक्टर 0 के इक्वल हो रहे हैं तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस या तो ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस 0, या ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू 3/2 और यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो आप देख पा रहे हो कि इससे भी जल्दी क्वेश्चन होता है। अगर इस पे कमांड है तो इस पे कमांड करो, इस पे कमांड है तो इस पे कमांड करो, किसी एक पे कमांड कर लो अच्छे से, थोड़ा सा फास्ट स्पीड से, क्योंकि नीट में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ये सब फॉर्मूला लिखो, कंपेयर करके ऐसे आओ। अगर इस पे कमांड हो रही है तो बेस्ट है, इससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है, ना। लेकिन ये कब फंस जाता है, जब हमें इमेजिनरी रूट मिलते हैं तब ये फंस जाता है, यहाँ पे कभी नहीं फंसोगे आप, यहाँ फंसने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए देख लेना कमांड किस पे करना है बेटा आपको, है ना, और 2 आप घर पे कर लेना बैठ के। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। अगला आता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत लगता है, ठीक है, बहुत जगह लगेगा, बहुत डेरिवेशंस में लगता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लगता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। तो क्या होता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये होता है कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n ऐसा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। कंडीशन है इफ, कंडीशन क्या है, इफ x लेस देन 1, जो आपका x है वो क्या होना चाहिए, 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तब हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है ना। और बायनोमियल तो तुम जानते हो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, बायनोमियल थ्योरम का पूरा चैप्टर है। अब इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये थोड़ा सा इसका आइडिया दें, तो ये क्वेश्चन डाला है कि नहीं डाला मैंने, ये देख लो जरा, हाँ ये डाला है, देखो ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ये क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ, ठीक है, प्रॉब्लम्स में। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखना जरा, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन देख लिया, अब देखना इसका दूसरे को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, सॉल्व सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना डियर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, मतलब उसने h हाइट पे, ये तो आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर कि जैसे जैसे हम h हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है सर दे दी, मान ली हमने जी डैश जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ओके सर दे दी, मान लिया। व्हाट इज द वैल्यू जी डैश फॉर एवरी स्मॉल हाइट, अब स्मॉल हाइट का मतलब क्या है, स्मॉल हाइट का मतलब है कि एच आर की कंपेयर में बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल हाइट के लिए। तो अब जरा इसको अरेंज करते हैं, देखना कैसे अरेंज करूंगा मैं, जी आर को नीचे ला रहा हूं तो 1 अपॉन आर वाई आर ऐसे तो आएगा, एच वाई आर दोनों के नीचे जाएगा, बोलो मानते हो, ठीक। तो जी डैश इजकल टू जी आर से ये आर कट गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जी डैश इजकल टू जी 1 प्लस एच वाई आर की पावर -2, बोलो यहां तक समझ में आ गया, क्यों, 1 प्लस एच की पावर आर पे कितनी पावर है 2, तो जब जब ऊपर जाएगा तो -2, तुम्हें पता है कि ऊपर जाने पर पावर क्या हो जाती है, अपना साइन चेंज कर लेती है ऊपर नीचे जाने पर, तो 1 प्लस एच की पावर 1 प्लस एच वाई आर को कहाँ ले गया, ऊपर, ऊपर ले गया तो पावर क्या हो जाएगी -2, तो इतना समझ में आ गया सबको। अब जा यहाँ से खेल है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का, तो ये सेंस आपको होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से यूजिंग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को करें, देखो 1 प्लस एक्स बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होता है, यूजिंग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बहुत जगह लगता है बेटा, तो इसलिए ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा कि कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अब यहाँ लग क्यों रहा है, क्योंकि एच वाई आर, बिकॉज एच वाई आर लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो, एच बहुत स्मॉल है और आर आपको पता ही कितना होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है, तो एच अगर छोटा है उसके कंपेयर में लेस देन बनाएगा कि नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा, तो जी डैश इजकल टू जी 1 माइनस
2h बाय आर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। अगर आपको चेंज निकालना है तो यहां से चेंज भी निकाल लोगे, कितना चेंज आ रहा है, तो जी डैश जी माइनस 2h जी बाय आर, इस जी को इधर लाओ तो जी डैश माइनस जी माइनस 2h जी बाय आर। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा जी, चेंज कितना आया चेंज, माइनस 2h जी बाय आर, 2h जी बाय आर। ठीक है, 2h जी बाय आर आया चेंज, आया है कि नहीं आया। फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो जी नीचे आ जाएगा, माइनस 2h बाई आर। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अब कोई क्या कि इसको सॉल्व करो, अब तुम अंडर रूट 0.99 लोगे मान लो, तो दिक्कत आएगी ना आपको, थर्ड का सॉल्व आएगी नहीं आएगी दिक्कत, तो कैसे करेंगे सर इसको, फिर पहले तो इसे ऐसे लिख लो 0.99 की पावर 1/2, बिल्कुल सर। अब इसको 1 माइनस के फॉर्म में लिखो, तो 1 माइनस कितना लिख सकते हैं बताओ जल्दी से फटाफट, 1 माइनस 0.9 आएगा तो 0.01 आ जाएगा, 99 बोलो तो 0.01 1/2। अब आप देखो जरा ये कितना है 1/100, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर n, बोलिए 1 माइनस एक्स की पावर n बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर 1 माइनस एक्स की पावर n। अब 1 माइनस एक्स की पावर बन गया तो देखो 1/100 क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब तो क्या यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो 1 माइनस 1/200, क्यों 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/200 का 200 माइनस 1 199/200, 199/200। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज अ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, ऐसे इसको आप कर लेना। ठीक है ना, 1001 वाले को कर लोगे आप, कैसे बनाओगे इसको इसको बनाने की कोशिश करना घर पे बैठ के, नहीं बने तो बता देना, ठीक है, तो मैं करा दूंगा, तो आप करना इसको कोशिश बनाने की। तो दो मैंने बता दिए, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा वापस जाता हूं मैं, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अपन उससे टॉपिक से हटेंगे नहीं, पढ़ाने के लिए बाइनोमियल पूरा पढ़ा दूं, लेकिन मतलब क्या उसका, आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम में हमें बस इतना समझना है कि इसकी कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं कभी कभी, तो वो हमें आने चाहिए अच्छे से, है ना। पूरा लॉगरिथम हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुछ फॉर्मूले याद रहने हैं, याद रखने हैं, जिससे कि हमारे लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मूले, है ना। ध्यान से देखें, दो प्रकार के लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग और एक और लॉग का नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और मेरे माइंड से निकल रहा है उसका, लॉग 10 बेस पे होता है, उसे कुछ बोलते हैं, है ना, देख लेंगे, वो छोड़ दो उसको, गोली मारो, अभी तो लॉग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉग, ठीक है, अगर मैंने यहाँ कुछ लिखा है जैसे लॉग एक्स वाई, ठीक है ना, तो ये बेस माना जाता है, ठीक है ना, इस बेस पर इसका लॉग निकाल रहे हो बाई का, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स वाई। ठीक है, जनरली हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नेचुरल लॉग पढ़ेंगे, ई बेस वाला। तो कुछ कॉन्सेप्ट हम याद रख लें पहले, तो लॉग ए, अगर ये बेस इसके इक्वल हो जाए तो आंसर क्या होगा 1, लॉग A1, 1 का लॉग ऑलवेज 0, ठीक है, बेस, ठीक है, ये है, तो लॉग 1 का क्या हो जाएगा 0। अच्छा एक बात और सुन लेना, n, अब जरा ध्यान से सुनना, अच्छा ऐसे नहीं लिखते इसको, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, लॉग AX मान लो, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ दो बातें हैं, a जो है ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर जो a है वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल है, या तो a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या a 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, एंड x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, और ना 0 से 1 के बीच में होगा। x मतलब 0 से 1 के बीच में तो हो सकता है, लेकिन x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ये तो ये बात ध्यान रखना, फॉर लॉग के लिए कंडीशन है ये, कंडीशन, ठीक है, तो लॉग डिफाइन इस तरीके से होता है, वो छोड़ दो, है ना कि वो क्या है, लेकिन ये याद रखना है। अब ये याद रखना है, लॉग A1 0 होता है। अगर मान लो लॉग के अंदर दो नंबर हैं और उनका इनटू है, तो लॉग उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में, लॉग AM प्लस लॉग AN। ठीक है, ये आपके काम आएगा कभी ना कभी,
लॉग याद रखना बस ओनली m अपॉन n, अगर डिवाइड में है तो इन्हें क्या कर देगा, सबट्रैक्ट में बदल देगा। ठीक है, अगर कोई पावर है अल्फा तो अल्फा को कहां ले आता है, आगे, अल्फा लॉग ए एम, पावर को आगे ले आता है। ठीक है ना। अब मान लो आपका मन है कि भैया मेरे को बेस बदलना है इसका, तो बेस कैसे बदलेंगे, बेस अपने माइंड में रख लो कौन सा बेस लेना है। मैंने कहा ए बेस लेना है, ए बेस तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, लॉग ए एक्स, बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लॉग ई एम है। ठीक है, अगर इसे बदलना है 10 बेस से तो 2.303 लॉग 10 एम, तो इस तरीके से बदल जाएगा है ना। तो इस तरीके से इसका बेस भी बदल जाता है। 10 वाला याद रखना, स्पेशली ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में यूज होता है। अगर 10 के फॉर्म में आंसर दिया है और लॉग आपने ई के फॉर्म में लाए हो तो इस तरीके से एक रिलेशन है दोनों के बीच में, क्लियर। तो इस तरीके से बदला जाता है। एनी डाउट किसी को भी, तो लॉग के इतने सारे अगर आपको याद हैं तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो लॉग की ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए एक तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि लॉग 10 12 निकालो, क्या बोले कोई, एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे बोलूं लॉग 10 12 की वैल्यू निकालो, तो हम नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें याद नहीं है तो, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12, बिल्कुल सर 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। अब 4 कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 4 इंटू 3, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो लॉग 10 4, लॉग 10 4 प्लस लॉग 10 3। ठीक है ना। अब एक्चुअली में क्या, मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, log 10 2 की वैल्यू देता हूँ, log 10 3 की वैल्यू देता हूँ। log 10 2 की वैल्यू जनरली याद रखना आप कितनी होती है, log 10 2 की वैल्यू 0.301, 0.301, और log 10 3 की वैल्यू, log 10 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477, 0.477। अब देखो अगर ऐसा है तो हमें पता है 4 नहीं पता तो इसको 2 में बदलना पड़ेगा। तो log 10 4 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसकी तो वैल्यू में पता है, तो अभी हमेशा आंसर एक साथ रखना है। कौन सा फॉर्मूला लग गया है, ये वाला, log बेस ए m की पावर अल्फा, तो अल्फा आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 log 10 2 log 10 3। तो हम आराम से वैल्यू रख दें, log 10 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, log 10 3 की वैल्यू कितनी है 0.477, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 0 2 3 जा 6, 0.477। कितना आंसर आ गया इसका, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 729 7 और 4 6 10, 1.079। अच्छा, log 10 12 की वैल्यू निकालने का मात्र इतना उद्देश्य है मेरा कि आप इन फॉर्मूलों को समझ पाओ कि कैसे लगेंगे, आगे समझ के नहीं आया तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बस इतने से याद रहने चाहिए और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, और नहीं भी रहेंगे तो ऐसा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा फिजिक्स में आपका। ठीक है, क्लियर है ना। तो नहीं रहेंगे तो ऐसा कुछ बिगड़ना नहीं है, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना कि पता नहीं मुझे याद नहीं रहे तो मेरे साथ क्या होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। ठीक है ना, क्लियर। तो स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीजें समझते हैं। तो लॉग याद रहना चाहिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद रहना चाहिए और क्वाड्रिकेशन। अगला रेशियो। रेशियो आप जानते हो कि दो क्वांटिटी जो कि सेम डायमेंशन फॉर्मूला या सेम यूनिट रखती हैं, उनको अगर हम उनको हम किस में डाल दें, डिवाइड के फॉर्म में लिख दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसे रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, तो रेशियो का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हो। ठीक है, तो रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, है ना, क्लियर है ना, क्लियर। तो उसी रूल को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसी के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं आपके पास और जनरली वो यूज होता है। ठीक है ना, तो उसी को जरा ध्यान से अपन को देखना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। देखो जैसा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है,
P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, थोड़ा कैपिटल ही ले लेते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। तो जरा दिमाग से बताओ, अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ सोच के? सर ये बन जाएगा P प्लस क्यू अपॉन क्यू और R प्लस S अपॉन S। सिंपल। तो अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? अगला क्या है, अगर मैं आपसे कहूं इसमें -1 कर दो दोनों साइड, कर सकते हैं, मैथ का रूल है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बन जाएगा बोलो? P माइनस क्यू अपॉन क्यू और R माइनस S अपॉन S। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहूं दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग फर्स्ट विथ सेकंड, अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या होगा, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, क्यों क्यू से क्यू कटेगा, यहाँ S से S कट जाएगा, R प्लस S अपॉन R माइनस S। क्या देखने को मिला? ऊपर ऐड हो रहा है, नीचे डिफरेंस हो रहा है, इसी को बोलते हैं CD रूल। क्या बोलते हैं? CD रूल। ठीक है, तो ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिया, तो अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने करके भी दिखाया क्या कर रहे हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो जरा देखें, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आता है। जैसे ये क्वेश्चन है दो, एक तो मैथ का क्वेश्चन, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। कभी कभी इस चीज की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में आपको, तो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा रेशियो को क्यों पढ़ाया है। सॉल्व कौन सा क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। क्या सॉल्व करना है इसमें कि A अपॉन बी कितना दे रखा है 5/2, और आपको जरूरत पड़ रही है किसका रेशियो निकालने की? A प्लस बी अपॉन A माइनस बी की। तो बोलो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बोलिए। तो आप अगर कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल जानते हो तो 2 मिनट में हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, ऐसी 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2। ठीक है, तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी 7/3 आंसर। अगर ये पता था तो ये 2 मिनट में आंसर हो गया, और सर नहीं पता हो तो फिर अरे यार तो थोड़ा लॉजिक है ना। तो ये CD रूल लगाया मैंने, CDR नहीं लगाना है सर, हमें नहीं पता CDR, तो सिंपल A/B बनाओ यहाँ। आपने कहा ठीक है सर, तो आप क्या करोगे? B का ऊपर डिवाइड तो B का नीचे डिवाइड, बिल्कुल सर। यहां से ब्रेक करोगे तो A/B प्लस 1 A/B माइनस 1। अब A/B की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 माइनस 1, कितना आ जाएगा? ऊपर आ गया 7/2 और नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 3/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 7/3, तब भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये CDR से, ये बिना CDR के, विदाउट CDR। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या है ना, ये मैथ छूटा हुआ होता है बहुत दिनों का, है ना, 10th का भी भूल जाते हैं हम 2 साल में, है ना। तो इस वजह से ये आपको रिकॉल करा रहा हूं, ओनली इसलिए रिकॉल करा रहा हूं कि आपको जब एग्जाम में बैठो तो मैथ बिल्कुल आपके माइंड में इतना चले, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, जिसमें इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक रिलेशन दे रखा है Imax A1 प्लस A2। अच्छा, आपको ये तो फिजिक्स में पढ़ाई जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन जब भी हटेगा तभी कांस्टेंट आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि Imax जो है, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। Imax जो है वो एक्चुअली मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और Imin को कैसे लिख सकते हैं? Imin K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जो आपने कैसे पढ़ा होगा बेटा? सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा होगा लाइट के अंदर, है ना। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ, वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी निकाली थी, वही वाला क्वेश्चन है। बट हमें यहाँ क्यों रखा है? जैसे कि आपको पता लगे कि रेशियो भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि फिजिक्स में हम उसका यूज कर पाए। चलो आगे बढ़े। अब क्या निकालने की बोला? Imax अपॉन Imin दिया है 36/25, A1 अपॉन A2 पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो Imax अपॉन Imin कितना दे रखा है?
के, अच्छा के से के कट जाएगा, तो अब समझ में आ गया वो के लेने से फायदा क्या हुआ कि आप इक्वेशन देख पाते हो ना, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए क्या चाहिए, a1 अपॉन a2 चाहिए सर, क्या चाहिए, a1 अपॉन a2। तो जरा ध्यान से देखो, इसको इधर ले आए, तो इसको इधर ले आएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट आई मैक्स अपॉन रूट आई मिन, और ये कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। इतना समझ आ गया, बोलिए। अब जरा दिमाग से देखो क्या कर दूं मैं, बोलो ये कौन सा रूल है, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 कौन सा रूल है, CDR रूल है, इधर रेशियो दिया है, तो आप चाहो तो इसको दोनों तरफ क्या करके a1 अपॉन a2 को डिवाइड करके भी यहाँ पे a1 अपॉन a2 बना सकते हो, और चाहो तो रूल लगा के बना सकते हो। कैसे करना है, जैसा तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर लेंगे, है ना। तो CDR रूल क्या कहता है कि CDR रूल ये कहता है कि जब ऐसा लिखा है तो आप कैसा कर सकते हो, ये वाला रूल लगा सकते हो। तो इस वाला रूल को लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो आई मैक्स आई मिन आई मिन, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे तो a2 से a2 कट जाएगा, तो ऊपर 2a1 बचेगा, और नीचे माइनस करोगे तो क्या कहते, क्या बचेगा, माइनस 2a2 बचेगा, दिख रहा है ना, देखो a1 प्लस a2 प्लस a1 माइनस a2, मैं यहाँ डिटेल में कर देता हूँ, और a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a2। ठीक है, तो यहाँ a1 से a1, यहाँ a2 से a2, तो यहाँ 2a1 अपॉन 2a2, 2 से 2, तो समझ में आ गया, a1 अपॉन a2 बचा। किस तरीके से बचा, समझ में आ गया, तो मैंने आपको अच्छे से पूरा बता दिया है। ठीक है, तो ये पूरा लगा के बताया ये, है ना, तो यहाँ a1 अपॉन a2 डायरेक्ट आ गया समझ, क्लियर। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। अब आप कह रहे होगे सर हमें तो रेशियो दिया है आई मैक्स अपॉन आई मिन का, तो अंडर रूट का रेशियो क्या हो जाएगा, बताइए, अंडर रूट का रेशियो हो जाएगा 6/5। तो आई मिन का डिवाइड मार दें दोनों तरफ, आई मिन का डिवाइड लगाया तो यहाँ +1 बचेगा, और यहाँ आई मिन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आई मैक्स अपॉन आई मिन दिख रहा है -1, a1 अपॉन a2। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या हो जाएगा, 6/5, तो 6/5 प्लस 1 अपॉन 6/5 -1, a1 अपॉन a2, तो कितना आ गया, 11/5 1/5, a1 अपॉन a2, 5 से 5 कट गया, तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 11/1। ठीक है, तो ये CDR रूल लगा के आपने किया। अब कोई क्या, नहीं सर मैं तो भूल गया हूँ, CDR रूल मुझे नहीं आता, तो इजीली आराम से कर सकते हो इसको। कैसे सर, फिर कैसे करेंगे सर, आगे क्या कुछ और है क्या, हाँ कुछ और है, चलो इसी में एक पेज बढ़ाते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं, है ना। मैं इसको वैल्यू तो लिख लूँ पहले, यहाँ पर क्या दिया है, आई मैक्स अपॉन आई मिन 36/25, आई मैक्स अपॉन आई मिन 36/25, और हमें निकालना है a1 अपॉन a2, और एक रिलेशन दे रखा है आई मैक्स अपॉन आई मिन a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब आप तो जनरली ये सोचिए कि मुझे a1 अपॉन a2 निकालना है, तो a1 अपॉन a2 बना लो पहले आप, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा a1 अपॉन a2 बनाते हुए, बिल्कुल दिख रहा है सर, तो बस बना लो। क्या करेंगे अपन, a2 का डिवाइड, a2 का ऊपर डिवाइड, a2 का नीचे डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा a1 अपॉन a2 प्लस 1, नीचे बन जाएगा a1 अपॉन a2 -1 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना है, 36/25, यहाँ रख दो, और इसको उधर ले आओ तो अंडर रूट ये आ गया, लो तो ये आ गया a1 अपॉन a2 प्लस 1, और a1 अपॉन a2 -1, ये कितना हो गया, 6/5, 6/5। अब इसको थोड़ी देर के लिए a1 अपॉन a2 को x मान लूँ, x प्लस 1,
है ना, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया A1/A2 x, जिससे आपको लिखना आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, 6x - 6, तो इसका मतलब रेशियो नहीं भी आएगा तो भी टेंशन नहीं है, 5x + 5, तो इधर आ जाएगा x, तो इधर पहुंच जाएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, इसका मतलब A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई 11, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो CDR रूल आना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपन सीखते हैं छोटी क्लासों में, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए याद दिलाया। हाँ, ये बहुत होगा आपके साथ। What will be the percentage change in kinetic energy of a particle of its velocity increased by 20%? आपको पता है कि परसेंटेज चेंज जो होता है वो रेशियो होता है, आपको अच्छे से पता है परसेंटेज चेंज क्या होता है, रेशियो। परसेंटेज चेंज अगर मैं कहूं आपसे किसी क्वांटिटी का लिखना है तो del x/x, यही तो लिखोगे, यानी इसका क्या वैल्यू है, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन x इनिशियल, ये मतलब है इसका, ठीक है, ये मतलब इसका। अब व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय 20%। अब दिमाग से सोचिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फिजिक्स की क्या काइनेटिक एनर्जी की, हाफ के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसको अगर मेरे को लिखना रेशियो के फॉर्म में, तो के फाइनल v फाइनल v इनिशियल का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखूंगा डियर, आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है। अब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे कि पार्टिकल की वेलोसिटी 20% इंक्रीज हो गई है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी 20% इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया, vf vi प्लस 20% vi, इंक्रीज बोला इसलिए प्लस किया है, डिक्रीज बोलता तो माइनस करता, टाइम्स बोलता तो इनटू करता, तो v इनिशियल 20% को कैसे लिखते हैं, 20/100, vi 0 से 0, तो कितना आ गया, vi प्लस 1/5 vi, तो vf कितना आ गया 6/5 vi, तो 6/5 vi आ गया भैया vf, तो यहां रख दो, तो k फाइनल अपॉन k इनिशियल 6/5 vi अपॉन vi का होल स्क्वायर, vi से vi कट गया, तो k फाइनल अपॉन k इनिशियल कितना आया है 36/25। क्या चेंज आ गया है, बिल्कुल नहीं सर, चेंज नहीं आया है अभी, चेंज तो अभी निकलेगा बेटा, अभी चेंज कहाँ आया है, नहीं आया ना चेंज। चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ सर, चेंज के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूं बताओ, -c तो करूंगा, इसलिए रेशियो पता होना चाहिए, -1 किया दोनों साइड -1 किया, तो इधर क्या आएगा 36 - 25/25 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है, तो कितना आ गया, तो ये है हमारा के एफ माइनस के आई अपॉन के आई, 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा बेटा 11/25, ठीक है। अब आपको अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, ये हो गया फ्रिक्शनल चेंज, और परसेंटेज चेंज निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई हो तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, क्या पूछा आपसे परसेंटेज चेंज, तो 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो परसेंटेज चेंज आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, क्लियर। तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है देखें, तो के एफ माइनस के आई अपॉन के आई, तो यहाँ परसेंटेज हो गया, ठीक है, क्योंकि परसेंट यहाँ बनाने के लिए क्या क्या होगा 1/100 है ना, तो उधर भी 1/100 करते हैं अपन लोग, 100, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 4, तो 44%, तो 44% से इंक्रीज हो गया होगा, इंक्रीज क्यों बोल रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए इंक्रीज बोल रहा है, तो 44% से ये क्या हो गया होगा इंक्रीज। तो आप देख रहे हो कि ये काम आपके नीट में 100% होगा, ऐसा क्वेश्चन 100% नीट में आएगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग करना ये वाला, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम का देखो क्या लिखा, बाय व्हाट परसेंटेज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम शुड बी इंक्रीज्ड सो एज टू इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड बाय 69%, तो वो तो आपको पता ही है t = 2π√L/g, यानी यहाँ t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो ये रिलेशन आ रहा है
तो हमें लेंथ में पूछा है कि लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज करें जिससे कि टाइम पीरियड में 69% का इंक्रीमेंट। तो टाइम पीरियड को इंक्रीमेंट दिया है तो टाइम पीरियड के रिलेशन निकाल के रखो ये वाला, ठीक है, ये वाला रिलेशन पे पहुंच जाओगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो करने की कोशिश करना इसको, तो इजीली आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बताना नहीं हो तो मुझे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, ये होमवर्क है एक तरह से, और आप पढ़ रहे होगे, ऐसा तो नहीं किसी ने कोचिंग नहीं लगाई हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे ही पढ़ रहे होगे। तो ये तो मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसके अनुसार अपने नोट्स खोल के जल्दी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर लें, ठीक है। तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद आता है प्रोग्रेशन। इसका भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन बहुत जगह लगेगा प्रोग्रेशन आपका, ठीक है। ये मैंने हो ही गया, प्रॉब्लम्स हो गई ये वाली, ठीक है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन आप जानते हो कितने टाइप की होती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है। तो प्रोग्रेशन हमारी होती है 3 टाइप्स की, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। जनरली आपसे एपी और जीपी का काम है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी का क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एचपी का क्या नाम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी गोली मारो, ये 2 इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़ो अभी, वो जनरली यूज नहीं होता तुम्हारे में, है ना। एपी और जीपी ज्यादा यूज होगा, तो एपी जीपी पे फोकस करेंगे। मैं आपसे बोला ना, ये क्लास केवल फोकस करेगी चीजों पर, ठीक है। तो एपी का क्या होता है, ध्यान से देखो, ए प्लस डी, अगला ए प्लस 2d, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देख रहे हो, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, इसे क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। अगर इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि हम कहां तक जा रहे हैं, एन टर्म तक। तो लास्ट में जो एन टर्म है वो कितना आएगा, ए तो आएगा ही आएगा उसमें, बोलो। तो तुम देखो थर्ड पे 2 आ रहा है, सेकंड बोल रहे हो तो 1 आ रहा है, फर्स्ट बोल रहे हो तो 0 आ रहा है, इसका मतलब एक कम आ रहा है, एन माइनस 1d। ये हमारा कौन सा टर्म, nth टर्म, ठीक है ना, nth टर्म। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खास बात क्या है कि एक नंबर ऐड होता जाता है आगे वाले टर्म के लिए। मतलब अगर आपको आगे वाला टर्म चाहिए तो क्या करना, बस एक नंबर ऐड करना है। तो डी वो नंबर है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, आगे वाले में से पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, आगे वाले में से पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट, nth टर्म में से उसके जस्ट पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देना, tn माइनस 1। जैसे आपने सेकंड टर्म लिया तो उसमें से फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, n में से n माइनस 1, तो ये कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे आप। हमारा काम क्या होता है जनरली फिजिक्स में, फिजिक्स में ये काम नहीं होता टर्म निकालना, फिजिक्स में होता है इसका सम निकालना, है ना। तो सम ऑफ, अच्छा ये टी का मतलब टर्म, nth टर्म, n माइनस 1th टर्म, है ना, सम ऑफ एपी, ठीक है। तो सम ऑफ एपी फॉर्मूला याद रखना है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, अच्छा इस nth टर्म को लास्ट टर्म भी कह सकते हो आप, लास्ट टर्म। तो इसे L से डिनोट करते हैं, और n टर्म बोल रहे हो तो Tn से डिनोट कर लेते हैं, कोई कोई an से भी डिनोट करता है तो टेंशन नहीं लेना। तो अब जरा यहां से देखना है सर, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a को ऐसे लिख दूं a प्लस ए, और जैसे 2a को a प्लस ए लिखोगे तो ये देखो ये क्या है, लास्ट टर्म,
तो एस एन का एक और फॉर्मूला याद रखना, n/2 a प्लस एल, है ना। तो ये कब लगेगा, जब आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता हो और ये कॉमन डिफरेंस पता हो, ठीक है ना। यानी सीरीज दी हो तो आप कोई भी लगा सकते हो। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अपन इसको फिजिक्स में देखें किस तरीके से यूज होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे समझ में आ गया। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि क्या बात कह रहा था मैं आपसे, कि इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, ज्यादा अंदर नहीं जाना है बिल्कुल भी। अभी मैं मीन पढ़ा दूंगा तो मीन याद रखना है बस। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जरा देखें। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्या खास बात होता है, ए, है ना, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन nth टर्म। कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, एन टर्म तक। अच्छा, यहाँ पे मैं इनफाइनाइट टर्म तक नहीं गया। इनफाइनाइट टर्म पे वैल्यू करोगे ऐड तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। इसलिए अपन यहाँ पे जाएंगे लेकिन इनफाइनाइट तक, लेकिन उसकी खास बात रहेगी, कंडीशन रहेगी, वो देखेंगे। तो एन टर्म में बोलो क्या आएगा, देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म बोल रहे हो आप, सेकंड टर्म, ये कौन सा बोल रहे हो, थर्ड टर्म, और ये कौन सा बोल रहे हो, फोर्थ टर्म। तो अगर इसको nth टर्म बोल रहे हो, nth टर्म, या इसी को लास्ट टर्म बोल रहे हो, तो ये L और ये Tn। तो सोच के बताओ R पे कितनी पावर आएगी, n-1 आएगी कि नहीं। सेकंड पे 1 है, थर्ड पे 2 है, फोर्थ पे 3, तो एक कम चल रहा है, तो n पे क्या आएगी, n-1। ठीक है, फिर से बात, कहानी क्या है, क्या याद होना चाहिए इसका, Sn। Sn क्या है इसका, अच्छा R को क्या कहते हैं, यहाँ R को कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, वहां डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो है। ठीक है, निकालें कैसे, आगे वाले में पीछे वाले का डिवाइड लगा देना। वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंस, यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, अब सम क्या होगा, Sn इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये इसका फॉर्मूला है सम का। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप सम का फॉर्मूला याद रख सकते हो। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और होती है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में जो होता है वो r लेस देन 1 होगा, उसी का इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल है, अदरवाइज उसका आंसर फिर इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो r लेस देन 1 है, तो उसके लिए s इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। a अपॉन 1 माइनस r, इतना याद रखना है बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है ना, तो ये n के लिए और ये इनफाइनाइट के लिए, बस इतना सा आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एचपी छोड़ दो, एचपी का टेंशन नहीं लेना आपको, है ना। इसके बाद आता मीन, है ना, इफ टू वैल्यू a एंड b आर गिवन, देन, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट करेंगे, ए एम बोलते हैं उसको, ए एम। ठीक है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, खत्म। ज्योमेट्रिक मीन को जी एम बोलेंगे, अंडर रूट ए बी। ठीक है, हार्मोनिक मीन को एच एम बोलेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी।
2ab अपॉन a प्लस बी, इस तरीके से चलेगा। या फिर इसी को कोई कोई बंदा ऐसे लिख देगा, 2 अपॉन ए बी का डिवाइड लगाओगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन, ऐसे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर। और इनमें रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, gm अंडर रूट am इंटू HM, ठीक है। तो इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख दूं, चलेगा काम, g इक्वल टू अंडर रूट AH, समझ जाओगे। ये रिलेशन है तीनों में, करके देख लो वरना तो, ठीक है ना। और एक और रिलेशन है कि a सबसे बड़ा होता है g और h, ये भी आप निकाल के देख सकते हो। 2 नंबर कोई भी ले लो, कोई भी 2 नंबर अपने मन से ले लो, उनका am gm hm निकालो तो ये रिलेशन आएगा और ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो am gm hm अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कभी कभी इसका यूज हो जाएगा, क्लियर। जनरली इन रिलेशन का ज्यादा यूज होता है ना, 2 क्वांटिटी इस तरीके से रिलेट हो तो उनमें ये रिलेशन होगा, क्लियर। तो ये याद रखना है। अब मैं प्रोग्रेशन आपको हो गया है, प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन ले लेता हूं एक, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैंने ले रखा है, बस उसे नोट करना ही बुक से, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको पता है क्या पता है आपको, आपको ये पता है, हाँ, मोशन ऑफ अ बॉल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी कहानी को थोड़ा समझेंगे जरा, है ना, इसकी कहानी को समझने की कोशिश करना। अब जैसे एक बॉल है, इसका मास m है मान लो, और इसे ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया तो u क्या होगा, 0। इस समय टाइम क्या है, 0, ठीक है। अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में मान लो इसकी स्पीड होगी v1 और इसने डिस्टेंस कवर कर ली मान लो s1, ठीक। अगले 1 सेकंड में v2 और डिस्टेंस कवर कर ली s2, अगला सेकंड 2 सेकंड। मैंने ये किस में लिए हैं देखो जरा, ऐसे सिमिलरली एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने किस में लिया, एपी में, टाइम किस में लिया, एपी में, क्यों, कॉमन डिफरेंस देखो 1 1। तो अगर ये एपी में है तो क्या ये एपी में है, क्या, हम जरा देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये एपी में है क्या, ठीक है। तो आप जरा दिमाग से बताइए मुझे कि इन दिस केस v1 क्या होगा, जी तो आपका हमें पता है 10 है, v1 तो आप कहोगे v का फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट 2gh1, अगर वो है ना 2gh, इससे नहीं निकलेगा क्योंकि h भी आपको नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट पे जाओगे, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, जब इसको लगाओगे तो v1 हो जाएगा u0 a10 और t कितना 1 सेकेंड, तो v1 कितना आया 10 मीटर सेकंड, यानी v1 आपका आ चुका है कितना 10। देखिए v2 क्या आता है, तो v2 के लिए आप क्या करोगे, v1 प्लस ए टी, तो v2 के लिए आपने v1 ये वाला यूज किया तो टाइम कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो v2 इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 1, तो v2 इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आया 20, 100%। अगला v3 भी क्या होगा, है ना, तो v3 अगर आप निकालोगे कैसे निकालोगे v3, v2 प्लस ए टी, तो v2 कितना है 20, ये 10 फिर से और t फिर से 1 सेकंड, तो v3 कितना आ गया 30 मीटर सेकंड इनवर्स। तो एंड सो ऑन, तो आपने क्या देखा, ये एनालिसिस कब कर पाए, अगर ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कैलकुलेशन करने की। अगर आपको टाइम एपी में दिया है तो आपको डायरेक्ट एक निकाल के फिर एपी बना देना, तो कितने भी आंसर बता दोगे आप, नहीं बता दोगे। बोलेगा आफ्टर 100 सेकंड, ये कितना चलेगा,
कितनी स्पीड से चलेगा वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, अभी मैं बता रहा हूँ। तो अब हमने किसकी एनालिसिस कर ली, हमने किसकी एनालिसिस कर ली, हमने एनालिसिस कर ली v की। अब किसकी करते हैं, अब करते हैं हम किसकी, S1 की। तो S1 के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT1 स्क्वायर, AT स्क्वायर कर लो, AT1 की जगह AT स्क्वायर, ठीक है सर। तो U कितना है 0, तो मैंने वो रखा नहीं है, हाफ A 10 और T1, तो S1 कितना आया 5 मीटर। यानी कहने का मतलब ये कि इतनी 1 सेकंड में कितना चला है 5 मीटर। अब मेरे को ये निकालना है ये, तो एक बंदा यहीं से कर लेगा, फिर बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा तो आ जाएगा, वो एक बंदा इतना ही कर लेगा। तो आपकी जो मर्जी वो कर लो, एक बंदा ये पूरा लेगा फिर S1 को सब्ट्रैक्ट करेगा S2 निकालने के लिए, और एक बंदा S2 पे वर्क करेगा, क्योंकि आपको ये पता है अब, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की स्पीड पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो S2 क्या आएगा, ये U बनेगा तो 10T, तो 10 इंटू 1 प्लस हाफ 10 1 का होल स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, तो S2 कितना आ गया 15 मीटर, तो S2 15 मीटर है ना, S2 15 मीटर। सिमिलरली S3 के लिए कौन सा यूज करोगे, ये वाली वेलोसिटी 20, तो 20 प्लस 5 फिर से, तो कितना आएगा, सॉरी ये 10 है 25, तो बताओ ये किस में है, नहीं अगला क्या है S3 25, तो ये किस में है AP में, एंड सो ऑन, दिस इज अ AP, दिस इज अ AP बिकॉज टाइम इन AP। अगर आप किसी अंडर ग्रेविटी वाले बॉल की स्टडी किस में कर रहे हो, टाइम किस में ले रहे हो AP में, तो उसकी वेलोसिटी भी AP में आएगी और उसका डिस्प्लेसमेंट भी किस में आएगा AP में आएगा उतने टाइम के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है AP का और आपको AP की नॉलेज है, वो आपको पता है कि 100 सेकंड बाद, मान लो आपसे पूछता है कि 100 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो आप इसको आराम से बता दोगे। कैसे, 3 पे 30 हो रहा है, 1 पे 10 हो रहा है, तो 3 पे 30, 2 पे 20, तो 100 पे कितना होगा बोलो 1000, तो 1000 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी 100 सेकंड पर, इसकी स्पीड कितनी होगी 1000। तो क्या 100 तक निकालते क्या आप, नहीं, आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करके हमें पता AP का कॉन्सेप्ट वो हमने लगा दिया। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस आपसे पूछेगा 100 बार कितना होगा, तो आप इजीली आप निकाल पाओगे। आगे समझ के नहीं आया, क्लियर। और कोई पूछ ले कि कितना टोटल कितना चल लेगी 100 में, तो आपका इसका सम निकाल लोगे। देखो जैसे आपसे बोलूं 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस, आपसे क्या कह रहा है आफ्टर 100 सेकंड, आफ्टर 100 सेकंड, यहां क्या आएगा है ना, आफ्टर 100 सेकंड यहाँ क्या आएगा। तो आपको पता है कौन सा टर्म निकालना है, पहला सेकंड थर्ड में 100 बार टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है 100 बार, तो आप क्या करोगे 100 बार टर्म निकालने के लिए बोलो T100 A प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे टर्म के लिए, TN A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आपको पता है T100 निकालना है, तो A 5 है, N 100 माइनस 1 और D आपको पता है 10 है, तो T100 5 प्लस कितना बचा 99, तो T100 कितना आ गया बेटा 995, इतना ये वाला टर्म 995 होगा। आ गया समझ, ये वाला टर्म ये, यानी 100वें सेकंड में वो इतना चलेगा, 100वें सेकंड में वो इतना चलेगा 995 मीटर। और कोई पूछ ले कि टोटल कितना चला, टोटल S100, तो ये S100 निकलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो हमें अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे, N/2 E प्लस L, तो S100 100/2, ये कितना है 5, L कितना है 995, तो S100 50, यहाँ कितना आ रहा है
फिर से 1000, तो S100 कितना आ गया 50,000, यानी इतना चल लेगी टोटल। अगर बॉल का अगर हम t इक्वल टू 0 से देखें 100 सेकंड वाट देखें तो कितना चल चुकी होगी, इतना। तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये एपी की नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब कैसे दोगे आप? अगर आपको एपी की नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे क्लियर। तो जब कोई चीज मैथ में मतलब फिजिक्स के अंदर एपी में दिए है तो उससे रिलेटेड चीजें भी एपी या जीपी में आने की पूरी उम्मीद है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं नीट के अंदर तो हम लोग घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं पेपर टफ आया है। एक्चुअली में क्या हमने उसका बेसिक ही नहीं पढ़ा है, माइंड में है ही नहीं, इसलिए वो टफ लगता है। आगे बढ़ते हैं डियर, एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं, शायद वो तुम्हें समझ आए वो प्रॉब्लम्स। बाउंसिंग ऑफ बॉल को लेते हैं, बाउंसिंग। तो मेरी बात थोड़ी सी समझ रहे होगे तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल का क्या मतलब है कि आपने ये क्या है हमारी मान लो अर्थ है, अर्थ है, और एक बॉल है जो आपने h0 हाइट से यहां पर छोड़ दी है। कितनी हाइट से? h0 हाइट से छोड़ दी, ऐसे ड्रॉप की है, और ड्रॉप किया तो u इक्वल टू 0। तो जब ये यहां टकराएगी यहां तो यहां इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, वो मैंने मान ली v1, और जब द्वारा से जाएगी टकरा के तो किस तरीके से चलेगी, यहां से जंप करेगी द्वारा से। तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसे गिरी, फिर टकराई, फिर गई, फिर टकराई, फिर गई, फिर टकराई, फिर गई, फिर टकराई, फिर गई, फिर गई, फिर गई, फिर गई। तो हमें नहीं पता कितना जाएगी, तो इनफाइनाइट बार ऐसा ऐसा होगा। ये हमें ऐसे तो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इलास्टिक कोलिजन है ये, कैसा कोलिजन? इलास्टिक। हम ऐसे ही मान के चलें ऐसे ऐसे हो रहा है, एंगल से नहीं जा रही है, ठीक है। तो हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोलिजन कौन सा है? सॉरी, इलास्टिक नहीं, नॉन इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक बोलते हैं उसको, इन इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई एक टर्म होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू क्या होती है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग, ये रेशियो को ई कहते हैं। जब भी टक्कर होती है ये ई जरूर आएगा। अब खुद दिमाग लगाइए, जब पहली टक्कर हो रही है, अच्छा बॉडी 1 ये है और बॉडी 2 ये, 2 का मतलब समझ में आ गया, 1 और 2 का, ये तो तुम्हें पता है ना, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, तुम्हें ये पता है, इसलिए बता पा रहे हैं कि फिजिक्स में कैसे यूज होगा, वरना क्यों बता पाते। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो नीट की तैयारी पूरी कर चुके हैं, ओनली रिवीजन के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि शुरुआत कर रहे हैं नीट के लिए, है ना। तो 1 एंड 2, 2 तो क्या है, ग्राउंड है, तो 2 तो 0 रहेगा हमेशा। तो 2 के लिए v2, 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, v2 u2, तो v2 भी 0 और u2 भी 0, ना तो पहले चल रहा था ना बाद में। तो e कितना बचेगा, माइनस v1 अपॉन u1 बचेगा, ठीक है। तो नीचे की हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर को नेगेटिव लेंगे। चलो करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। तो अभी तो ये वाला नहीं है, ये है, ये यहां टकरा रहा है और फिर कोलिजन होगा, तो यहां नीचे गया तो देखना ये u1 बनेगा। एक्चुअली में ये कितना होगा आपको पता ही है, अंडर रूट 2gh0। तो u1 कितना हो गया, अंडर रूट 2gh0 प्लस का, क्योंकि नीचे आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो v1 कितना आया, माइनस ई अंडर रूट 2gh0। माइनस क्या बता रहा है कि v1 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर, यानी ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये एक्चुअली में क्या है आपका u1 2gh0। तो u1 से v1 निकाला, v1 क्या होगा, ये टकरा के जब वापस जाएगा ऐसे, ये v1 है। अभी टकरा के वापस गया v1 से, फिर वापस आएगा, तो कितना हाइट पे गया
ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कितनी हाइट पर गया, यहां से टकरा के कितनी हाइट पर गया। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। बोलिए, तो v1 से गया है तो v1 इक्वल टू अंडर रूट 2gh1। तो h1 कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2g, और v1 स्क्वायर कितना है, e स्क्वायर 2g h0 और 2g से 2g कट गया, e स्क्वायर h0, तो ये आ गया h1, ये आ गया v1। अच्छा 2g h0 को हम क्या लिख सकते हैं, 2g h0 को कुछ मत लिखो, कुछ नाम नया देने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप पता लग जाएगा। अब मैं कहूँ आपसे भैया आ गया यहाँ, फिर गिरा होगा नीचे, ऊपर गया ऐसे, ये मान लो यहाँ पहुंच गया, अब फिर से गिरा होगा यहाँ नीचे, फिर से गिरा होगा तो यहाँ फिर टकराया होगा, और टकराया होगा कितनी स्पीड से, मान लो u2 से, और वापस कितने से गया होगा फिर v2 से। तो ये फर्स्ट कोलिजन, दिस इज अ सेकंड कोलिजन। अब सेकंड कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन का एनालिसिस है कि फर्स्ट बार कोलिजन हुआ तो कितने से टकराया, अंडर रूट 2gh0 से, कितने से वापस गया, माइनस c अंडर रूट 2gh0 से, कितनी हाइट से आया, h0 से, कितनी हाइट तक गया, h1 हाइट। अगला सेकंड कोलिजन, जो फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन ध्यान से देखे ना। अब सेकंड कोलिजन को देखते हैं, तो दो तो स्टडी करने पड़ेंगे, 2 या 3, जिससे कि हम आगे की रूपरेखा बना पाए। तो v2 फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, e वाला, तो e फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस v2 अपॉन u2 सेकंड कोलिजन के लिए, ठीक है ना। और u2 कितना है, कितनी हाइट से गया ये, h1 हाइट से, तो u2 क्या बनेगा h1 हाइट से, फॉर्मूला तो यही अंडर रूट 2gh2, तो अंडर रूट 2gh1, h1 हाइट से गया तो अंडर रूट 2gh1, तो e इक्वल टू माइनस v2, और h1 आपको पता है, तो 2gh1 है e स्क्वायर h0, e स्क्वायर h0, देखो बेटा e स्क्वायर h0। अब यहां से क्या आया, v2 e बार आ जाएगा माइनस e स्क्वायर 2gh0, सेकंड कोलिजन। थर्ड को, अच्छा इसमें आप कितनी हाइट तक वापस जाएगा, कितनी हाइट तक वापस जाएगा, h2 हाइट तक, और कितने से वापस जाएगा, v2 से, तो v2 आपने निकाल लिया ये रहा v2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये h2 का, v2 स्क्वायर अपॉन 2g, और v2 आप निकाल के बैठे हो तो कितना आ जाएगा, e4 2gh0 अपॉन 2g, 2g से 2g कट गया तो e4 h0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कोलिजन में ये आ रहा है, सेकंड कोलिजन में ई स्क्वायर आ रहा है, थर्ड में ई क्यू आएगा, फोर में ई फोर आएगा। तो वो कहता है कि 100 बार ऐसा टकरा, 100 बार अगर वो कर रहा है, 100 बार कर रहा है, तो 100 टाइम्स पर क्या होगा, तो 100 बी 100 ई 100 अंडर रूट 2gh0, h2 क्या हो जाएगा, h100 क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ रहा है, इसका जस्ट डबल आएगा, ठीक है ना। आप S3 भी कर सकते हो, S3 कितना आएगा आपके हिसाब से बताइए, कौन सी सीरीज चल रही है ये, आप देख रहे हो ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगला ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा E6 आएगा, अगला E7 E8 आएगा, ठीक है ना। यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसमें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका मतलब हम ये समझ चुके हैं, अगर मेरे को H3 लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा E6 H0, और अगर मेरे को B3 लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस, माइनस तो इसलिए आ रहा है डायरेक्शन की वजह से, तो E3 अंडर रूट 2gh। आगे समझ। तो अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल कितना, ये रुकने से पहले कितना चल चुका है, तो H टोटल, तो पहले कितना चला H0, फिर क्या चला H1 प्लस H2 प्लस H3, एंड कहां तक रुकेगा मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट तक रुकेगा। H0 और H1 कितना है, H1 E स्क्वायर H0, E4 H0, E6 H0 एंड सो ऑन, मुझे नहीं पता। H0 कॉमन है, 12 आ गया, 1 प्लस E स्क्वायर E4 E6, बताओ ये क्या है, ये जीपी है, और कौन सी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या था,
एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, बोलो था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच टोटल, एच टोटल, बोलिए बेटा एच टोटल क्या आ जाएगा, तो एच नॉट तो बाहर है, ए कितना फर्स्ट टर्म 1, और आर कैसे सिखाया था, आगे वाले पीछे वाले डिवाइड, तो ई स्क्वायर ही आ जाएगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू 1 से कम होती है, ई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए फॉर्मूला लग रहा है। और मैंने ये तो बोला था कि आर लेस देन 1 होना चाहिए, तो ई लेस देन 1 है, तो इतना टोटल चल लेगा भाई साहब। वो ये बता सकते थे आप बिना जीपी के, नहीं बता सकते थे। इसलिए क्या है ना, जीपी और एपी का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन जब आए, क्योंकि टॉपर और रैंक वही लगाता है जो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर पाता है, डील कर पाता है। तो ये एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हें द्वारा रिकॉल कराया है कि जीपी और एपी क्यों आनी चाहिए आपको। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, यानी ट्रिगोनोमेट्री चालू हो गई है। अभी तक हम जो थे वो अलजेब्रा पे थे, यानी अलजेब्रा में आपको इतना आना चाहिए, और अलजेब्रा में क्या आना चाहिए कि इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा जो क्लास है, अभी थोड़ा सा अपन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे, जब तक मेरे ये सेल चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी बने रहें क्लास में, जब तक आप भी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट me